चलिए, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल की हाल चाल। आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पे स्वागत है और आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए, जो बच्चे इस बार 12th के बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं और जिनका सब्जेक्ट है राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस, तो उन बच्चों के लिए फिर से हम एक बार राजनीतिक विज्ञान के टॉप ऐसे 10 क्वेश्चन लेके आए हैं जो एकदम वीवीआई के रूप में हैं। ऐसे प्रश्न जो कि बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इन सभी प्रश्नों का आज हम करने वाले हैं ऑपरेशन, यानी प्रश्न के पूरे लंबे चौड़े जाल एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ हम प्रश्न के ऊपर में डिस्क्रिप्शन देते हुए और आज के सीरीज को कराएंगे। ये आपका पॉलिटिकल साइंस के आपका 7वां सीरीज है। तो आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, बुक से पढ़ रहे हैं, किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं, ऐप से पढ़ रहे हैं, या मेरे स्टूडेंट हैं जो नोट्स और वीडियो लेक्चर से पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये सीरीज एकदम रामबाण है। क्योंकि आप जब तक आगे पीछे पढ़ रहे हैं ना, तो सीरीज से जुड़ेंगे, कितने क्वेश्चन आपके सही होते गलत होते हैं आपको एक अंदाजा लग सके। तो चलिए, पॉलिटिकल साइंस के आज 7वें सीरीज को करें स्टार्ट। तो सबसे पहले आज के सीरीज का पहला प्रश्न बहुत ही बढ़िया और बेजोड़ प्रश्न है। चलिए फटाफट से बताएंगे, लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक कब प्रकाशित होती है? बताइए, ये लिमिट्स टू ग्रोथ जो बुक है ये कब प्रकाशित हुई? 1970 में, 1972 में, 1973 में या फिर 1975 में? जल्दी जल्दी फटाफट से कमेंट करें। सही जवाब की बात कर लेंगे। सबसे पहले तो आप सही जवाब या तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। यदि आपको लगता है कि ये फ्री का कमेंट बॉक्स में लिखने से अगर आप अमीर हो जाएंगे सर, तो कोई बात नहीं, आप अपने पेज पे ही लिख लीजिए, ठीक है, जैसे आपकी विचार। तो आप अपने पेज पे लिखेंगे कि पहला का ए सही होगा, पहला का ये होगा, या दूसरा का बी होगा, सी होगा, जो भी आपको लगता है, ठीक है। और एक तरफ मेरा लिखिएगा कि सर एक पहला का ये लिखवाएं या फिर सेकेंड का बी लिखवाएं, और लास्ट में आपको सही और गलत का एक कंपेयर करके आपको एक स्कोर देना है कि 10 गो जो टॉप 10 क्वेश्चन है उसमें से कितने प्रश्न आपके सही बन पाते हैं। चलिए, लिमिट्स टू ग्रोथ जो है ये पुस्तक प्रकाशित होती है 1972 ईस्वी में, और ये पुस्तक प्रकाशित कौन करते हैं? तो क्लब ऑफ रोम। ये याद रखेंगे, जब आप पर्यावरण से रिलेटेड जब बात पढ़िएगा तब वहां पे ये क्लब ऑफ रोम और भी आगे चल के इसके कई रिपोर्ट वगैरह आएंगे, उसी में ये चीज पढ़ना था कि 1972 ईस्वी में लिमिट्स टू ग्रोथ, यानी जिस रफ्तार से वर्ल्ड जो है ग्रोथ कर रहा था और पर्यावरण को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा था, तो इसको लेकर के ये एक चेतावनी, ठीक है। तो सेकेंड फर्स्ट का यहाँ पे बी ऑप्शन एकदम सही। और इससे भी खतरनाक प्रश्न ये आपके सामने, जो कि एकदम बोर्ड परीक्षा में छपने वाला इसको प्रश्न कहिए, जो कि हूबहू छपता है, एकदम ऑप्शन भी नहीं बदलेगा। जो ऑप्शन यहाँ देख पा रहे हैं वही ऑप्शन आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में भी होंगे। बताइए, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? भाषा के आधार पे बनने वाला पहला राज्य कौन था? ऑप्शन 1 है मद्रास, दूसरा है आपका ओडिशा, तीसरा है आंध्र प्रदेश, चौथा है कर्नाटक। अगर इस पे पकड़ बनाते हैं तो इससे रिलेटेड 2-3 प्रश्न बनते हैं, उसमें से एक प्रश्न आपके 12th पॉलिटिकल साइंस के पेपर में आने की पूरी संभावना है। तो फटाफट से सही जवाब देंगे। अब हम सही जवाब के प्रति अगर बढ़े तो सबसे पहले आप सब जानते होंगे कि हमारा देश 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को आज़ाद हुआ। जब आज़ाद हुए, हमारा कंट्री एक अलग बनता है, उससे एक दिन पहले जो है ये याद रखेंगे, हमारा पड़ोसिया, हमारा सगा भाई पाकिस्तान आज़ाद होता है। 14-15 अगस्त को जब हम लोग आज़ाद होते हैं तो सब जानते हैं कि देश में भीषण मारकाट होती है, सीमा के इस पार से लोग उस पार तक जाते हैं और इसमें काफ़ी सारे दंगे होते हैं। कुछ उग्रवादी किस्म के मुस्लिम भाई और कुछ उग्रवादी किस्म के हिंदू भाई भी, ये दोनों, कुछ मुस्लिम बहुत अच्छे थे उस समय में और कुछ हिंदू भी बहुत अच्छे थे जो मुसलमानों का संरक्षण किए, सपोर्ट किए, दंगा को रोकने का प्रयास किए। लेकिन कुछ चंद खत्म व्यक्ति, महालंठ आदमी जिसको हम कहते हैं, जो हिंदू में भी विद्वान थे और मुस्लिम में भी पाए गए, उनके कारण दंगा बहुत ज्यादा हो गया। आपको मालूम है कि इस समय लगभग आंकड़ा है कि 10 लाख के आसपास के लोगों के जान चले गए थे, ठीक है, और लगभग 80 लाख के आसपास में जो लोग थे वो इधर से उधर सीमा पार हुए थे, वो तो अपने ही देश में शरणार्थी बन गए थे, उनकी ऐसी हाल हो गई।
इतने भीषण मारकाट हुआ। उसमें आप पढ़े थे कि गांधी बाबा कभी बंगाल में जाते तो इधर उनका कुछ असर पड़ता, उपवास वगैरह इधर करते बंगाल के क्षेत्रों में, तो थोड़ा सा उधर असर पड़ता कलकत्ता साइड में कि हिंसा हद तक रुकता। लेकिन जब भी गांधी जी कलकत्ता से दिल्ली आते तो फिर से कलकत्ता साइड में हिंसा वही रूप धर लेता। तो ये कुछ चल रहे थे। लेकिन जैसे ही गांधी जी की मृत्यु हो जाता है, गोडसे इनको मार देता है। गोडसे ये मानते हैं कि विभाजन और साथ साथ बहुत तरह के कारण है कि जब इतने मार काट खून खराबा हो रहा था, भारत से लद के लाशें पाकिस्तान जा रहे थे, पाकिस्तान की तरफ से लद के लाशें इधर आ रहे थे, तो इसमें भारत सरकार जो पहले कमिटमेंट कर दी थी कि हम पाकिस्तान को रुपए पैसे सबसे मदद करेंगे, तो ये कमिटमेंट से पीछे आ गई थी। तो गांधी जी उपवास ले लिए थे कि नहीं, हम जो पाकिस्तान को बोल दिए हैं वो भाई मिलना चाहिए। उसके पीछे का बहुत सारा चीजें हैं। तो गोडसे को लगा ये गलत कर रहे हैं, गोडसे उनको टपका दिए, जैसे कि मर गए। जैसे ही गांधी जी की मृत्यु होती है 30 जनवरी 1948 ईस्वी, देश में समझिए कि दंगा एकदम से रुक जाती है। इस बार दंगा का जो है एकदम जादुई असर देश में पड़ता है। वो याद रखेंगे किसके वजह से, तो महात्मा गांधी के मृत्यु से। तो इतने मुश्किल से देश के पास चैलेंजेस आ रहे हैं कि एक कंट्री में लोकतंत्र कायम होगा कि नहीं होगा। दूसरी बातें है क्या सरकार सबके भले के लिए काम कर पाएगी, क्योंकि यहाँ हिंदू भी रह रहे हैं, मुस्लिम भी रह रहे हैं, सिख ईसाई, धर्मनिरपेक्ष की बात है कॉन्स्टिट्यूशन। तो लोग के बहुत सारे एक आकांक्षा है कि क्या भाई एक चैलेंजेस है देश के पास कि क्या यहाँ लोकतंत्र कायम रह पाएगा, क्या सरकार सबके भले के लिए काम कर पाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं। ऐसे मुश्किल के दौर में ये जब दंगा वगैरह हुआ तो फिर बहुत सारे जगह से मांगे उठने लगी, खास करके दक्षिण के मद्रास प्रांतों से, कि भाषा के आधार पर नए राष्ट्र का निर्माण किया जाए। बढ़िया से सुनिएगा बात को। अब ये भाषा का निर्माण पर, अगर भाषा के आधार पर, जैसे महाराष्ट्र का इलाका मद्रास का इलाका में पूरा आंध्र प्रदेश तेलंगाना के साथ पूरा तमिलनाडु का भाग, और पश्चिमी इधर आपका कर्नाटका का, और नीचे जो केरल है तो केरल का भी ये पूर्वी हिस्सा, मिस्टेक है, पश्चिमी बुलाया जा रहा है, केरल का पूर्वी हिस्सा, कर्नाटक का पूर्वी हिस्सा, और ये पूरा आंध्र प्रदेश तेलंगाना के साथ में, और साथ ही साथ तमिलनाडु बड़ा इलाका था जिसको हम मद्रास कहते थे। तो मद्रास के साइड से आवाज उठने लगी कि भाई भाषा के आधार पे भी नए राज्य का गठन किया जाए। और ऐसे में देश चैलेंजेस से गुजर रहा था, बहुत बड़ी चुनौती से। लग रहा था कि विभाजन जब हुआ कंट्री का तो इतने भीषण मारकाट, हिंसा वगैरह देखने को मिला। अगर भाषा के आधार पे हम अगर राज्य बनाने लगे तो भाषा लैंग्वेजेस को लेकर के इंडिया में पूरा डाइवर्सिटी है, तो अलग अलग जगह फिर मारकाट ये सारा कुछ होने लगेंगे। तो इसके आधार पे हमारी सरकार भाषा के आधार पे राज्यों के गठन करने में समर्थता नहीं जता रही थी। लेकिन याद रखेंगे कांग्रेस वाले एक गलती कर दिए थे कि कांग्रेस वाले का जब नागपुर अधिवेशन हुआ था 1920 में, तो उस अधिवेशन के दौरान ये कमिटमेंट कांग्रेस वाले कर दिए कि अगर कंट्री आजाद होगा तो हम भाषा के आधार पे नए राज्यों का गठन करेंगे। तो इसको लेकर करके, इसी चीज को लेकर के, और दक्षिण प्रांत के मद्रास से, जिसमें पूरा तेलंगाना के साथ आंध्र प्रदेश और आपका कर्नाटक का पूर्वी हिस्सा, केरल का पूर्वी हिस्सा और लगभग पूरे तमिलनाडु का भाग, ये बड़े मद्रास प्रांत से बगावत होने लगे भाई कि हम लोग को भाषा के आधार पे अलग राज्य, जिसमें खास करके कहा जा रहा था कि तेलुगु भाषा जो बोलने वाले हैं उनके लिए एक अलग जो है आंध्र प्रदेश राज्य बनाया जाए। किस भाषा को लेकर के, तो तेलुगु भाषी वाला को अलग कर दीजिए। अब एक बात आ गया, ये सरकार इसके लिए कोई, आप बहुत ज्यादा डीप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले धर जो है वो धर आयोग का गठन किया गया कि भाई ये पता लगाएगी देश में कि भाषा के आधार पर राज्य बनने चाहिए कि नहीं। तो ये कही कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनने चाहिए, ये भी इसको खारिज कर दिया गया। फिर आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि JVP ये एक आयोग आई, इस पे लोगों का ज्यादा भरोसा था चूंकि देश के दिग्गज नेताओं के नाम से इसका गठन किया गया भाई। इसको जवाहरलाल नेहरू भी से आपका कौन है एकीकरण करने, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और पी से आपका है पोट्टी श्री रामुलु, ध्यान से सुनेंगे, पट्टाभी सीतारामैया। तो ये सब बड़े बड़े लीडर के नाम थे। तो लोगों का बिलीव था कि ये जो समिति जो भी है आयोग बन रहा है ये सही निर्णय लेगी, लेकिन ये भी डिसीजन दे दी कि भाषा के आधार पे कोई नई राष्ट्र नहीं, और बाकी कुछ अलग अलग बातें हैं। फिर धीरे धीरे क्या हुआ था कि दक्षिण भारत में एक पोट्टी श्री रामुलु है, ये याद रखेंगे, पोट्टी श्री रामुलु। तो ये पोट्टी श्री रामुलु दक्षिण भारत में ये गांधीवादी विचार से समर्थक थे,
और ये दिसंबर 1952 की हम बातें बता रहे हैं आपको कि दिसंबर 1952 में पोटी श्री रामुलु क्या कर दिए कि अक्टूबर में ये भूख हड़ताल पे बैठे थे और फाइनली दिसंबर में बात करते हैं लगभग 56 दिनों की भूख हड़ताल किए। और 56 दिनों की भूख हड़ताल थे कि तेलुगु भाषा के लिए एक अलग आंध्र प्रदेश राज्य बननी चाहिए। अलग भाषा के आधार पर राज्य नहीं बना। फाइनली 56 दिनों के भूख हड़ताल के दौरान पुट्टी श्री रामुलु की मृत्यु हो गई। जैसे ही मृत्यु हुआ ये आंदोलन बहुत तेजी से बढ़ने लगा। अभी तो गांधीवादी थे तो हिंसा नहीं होने देते थे, लेकिन इनके मृत्यु के बाद हिंसात्मक टाइप के जगह जगह आंदोलन बढ़ने लगे और भारत सरकार मजबूर होकर करके और 1952 दिसंबर 1952 में पहला भाषा के आधार पर एक राज्य बना दिए जाते हैं। इस राज्य को कहते हैं आंध्र प्रदेश। तो इतनी लंबी चौड़ी बातें आपको यही समझा रहे थे कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला जो राज्य है वो कौन है, आंध्र प्रदेश। और फिर अलग अलग प्रांतों से ही मांग आ जाए और क्या बनने चाहिए कि नहीं, तो फिर 1953 ईस्वी में याद रखेंगे, 1953 ईस्वी में SH याद रखेंगे जिसको हम कहते हैं, एक मिनट ध्यान सुनेंगे, राज्य पुनर्गठन। ठीक है, राज्य पुनर्गठन। तो SRC आप कह सकते हैं, SRC यानी स्टेट रिकॉग्नाइज्ड सी से कमीशन। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 ईस्वी में कर दिए गए कि कौन कौन भाषा के आधार पर बनेंगे, क्या है नहीं, इसका सर्वे करना। और फिर इसके लिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है वो आपका लगभग 55-56 के दौरान आया। तो वो अलग बातें हैं और ये अलग बातें हैं, दोनों में कहीं कहीं कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए दोनों एक साथ बता दे। ठीक है, जब भी कहेगा राज्य पुनर्गठन आपका अधिनियम नहीं कहे, आयोग कहे कमीशन, तो 1953। चलिए ये इंपॉर्टेंट है, यही आपसे पूछेगा। बाकी आप समझ गए पहला जो राज्य बना वो कौन बना, भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश बना। ठीक है, चलिए मद्रास से टूट करके आगे सेकंड प्रश्न के बाद हम थर्ड प्रश्न पे देखते हैं। कोई भी चीज को बढ़िया से पढ़िए, बारीकी से, आगे के एग्जाम के लिए भी आपको अच्छे काम आएंगे। और इस बार तो बोर्ड परीक्षा में आप बैठ के मुस्कुराते रहिए कि सर इतने बात हम पढ़ के आए हैं, इतने हल्की हल्की बात हमसे पूछता है। चलिए ध्यान सुनेंगे, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई। जो चीजें अभी डिस्कस किए वही चीजें फिर आपसे प्रश्न के रूप में पूछ लिए कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई। सही जवाब बताइए 1953 ईस्वी में। दिसंबर 1952 ईस्वी में पहला भाषा के आधार पर एक अलग राज्य बना आंध्र प्रदेश, और उसके बाद 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना 1953 में। ये याद रखना है आपको। चलिए याद रहेगा ना, बिल्कुल याद आपको रहेगा। ठीक है, और बहुत सारे देश, बहुत सारे राज्य, जैसे 1960 ईस्वी में बंबई प्रांत टूटा। बंबई आप जानते होंगे कि ये जो बंबई का इलाका था ये पहले पूरे गुजरात और महाराष्ट्र के भाग को लेकर के बंबई कहलाता था। बंबई टूटा भाषा के आधार पे, चूंकि इधर गुजराती और मराठी दो भाषा के बहुत ज्यादा बोलने वाले थे, तो इनका सीमांकन किया गया और बंबई टूट करके दो अलग राज्य बने 1960 में। ये आपका गुजरात और ये आपका महाराष्ट्र। ठीक है, इसके बाद तमाम तरह के क्षेत्र, जैसे 1963 ईस्वी में पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र में टूटे। और पूर्वोत्तर भारत जो सेवन सिस्टर जिसको आप बोलते हैं, तो आजाद हिंदुस्तान के बाद वो पूरा असम कहलाता था। जानकारी के लिए भी आपको याद रहे कि ये तो सब लोग रटते होंगे, जनरल वाले भी बच्चे रटते होंगे कि देश जब आजाद हुआ था तो 14 गो राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रहे कि जो सेवन सिस्टर राज्य जिसको हम पढ़ते हैं, उधर सबको मिला करके एक ही भाग था, असम। असम पहले टूटा, सबसे पहले असम से टूट करके जो नया राज्य बना है वो है नागालैंड। ये याद रखेंगे, नागालैंड। बाकी सब मेघालय, त्रिपुरा, आगे के समय में 1972 वगैरह में सब टूटे। तो अगर विशेष जानकारी सब पे रखते हैं तो कोई एग्जाम में आपको कोई दिक्कत होने वाला है ये नहीं। ठीक है, चलिए सही जवाब हो गया यहाँ पे आपका 3 का ए ऑप्शन एकदम राइट है। तो जल्दी जल्दी आप ध्यान से देखेंगे, अच्छे से प्रश्न को डील करेंगे। आज तबीयत थोड़ा हमारा भी डाउन है, लेकिन फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कोई फुल एनर्जी रहे, आप आराम से समझ पाइए। ठीक है, चलिए ध्यान सुनेंगे। निम्न में से कौन सा वैश्वीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव नहीं है। बताइए आप जल्दी से कि वैश्वीकरण, 1 मिनट, चलिए वैश्वीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव नहीं है। अब ये बताइए, पहनावा, रहन सहन, खान पान, आर्थिक गतिविधि। बताइए कि वैश्वीकरण का मतलब ग्लोबलाइजेशन, जिसमें सेवा पूंजी, तकनीक, श्रम जो भी होता है, इस सब का प्रवाह
प्रवाह का मतलब पहले की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा तीव्र गति से प्रवाह बढ़े, उसको ही ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, पहले ग्लोबलाइजेशन नहीं कहते, पहले भी एक देश से दूसरे देशों में सामान आते थे जाते थे। मध्यकाल के इतिहास उलट के देख लीजिए, कितने भारतीय में यात्री आ रहे हैं, कितने अलग अलग चीज कोई लोग लेके भी आए हैं, कोई लोग इधर से उधर लेके गए। तो कल्चर, रहन सहन, पूंजी तुंजी सब इधर से उधर हुआ, लेकिन उसको ग्लोबलाइजेशन न कहते हैं। लेकिन वर्ल्ड में अगर भारत में बात करें 1990 के दशक के बाद से ये जो सेवा है, पूंजी है, इन सब के प्रवाह में बहुत तीव्रता देखा गया। तो इसके बाद हम मुख्य रूप से ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। अभी ध्यान से सुनेंगे, इसमें बात चल रही है सांस्कृतिक प्रभाव को, ग्लोबलाइजेशन है सांस्कृतिक प्रभाव। तो पहनावा हमारा चेंज हुआ, एक दूसरे के पहनावा बदले, रहन सहन है, खान पान है। आर्थिक गतिविधि इसका उदाहरण नहीं होगा, ये याद रखेंगे, ये अलग है। आर्थिक, सांस्कृतिक में आर्थिक चीजों को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, बाकी रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, पहनावा, ये एक कल्चर के अंतर्गत आता है। तो 4 का डी ऑप्शन एकदम आपका सही है, राइट है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल प्रश्न है। अब बढ़ते हैं 5, थोड़ा जल्दी जल्दी देखें क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ऐसे, लेकिन हम चाहते हैं थोड़ा जानकारी भी आपको ठीक ठाक रहे। जल्दी जल्दी के फेरा में शॉर्टली बहुत कम दिन तक चल पाएगा। भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई, बताइए किसे दी गई है लौह पुरुष? आयरन मैन, बताइए। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, इनमें से कोई नहीं। ये रिपीट प्रश्न है, पिछले सीरीज अगर आप देखे होंगे तो उस सीरीज में का ये क्वेश्चन है, बता दें जानकारी के लिए। सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा आपका सरदार पटेल। ये देश के एकीकरण करने का काम किए थे, बहुत सारे 2 तरह की नीति अपना रहे थे। अगर कोई आदमी प्यारे प्यारे गोल गोल बात से, अच्छे से देशभक्ति राष्ट्रभक्ति से अगर समझ जाए, भारतीय क्षेत्रों में विलय कराए तो ठीक है, न तो फिर इनका दूसर का खतरनाक नीति था। सर बात ना, तो लगभग देशी रियासत वाला इनको मान ली, तरह तरह से समझाने का प्रयास किए लेटर के माध्यम से। इनका प्रयास, समझाने का प्रयास बहुत अच्छा अनोखा था। एक तो एकदम सरल चीज वाला, जैसे 565 राजवाड़े थे हमारे आज़ाद हिंदुस्तान में, छोटे छोटे राजाओं। तो बंटवारा, देश की आज़ादी से पहले सबका एक अंग्रेज कह दिया कि सबको एक मर्जी दे दिया जाए कि वो भारतीय संघ में शामिल होना चाहते हैं, अपने राजवाड़ों को राजा मिलाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो पाकिस्तान में मिलाना चाहते हैं तो पाकिस्तान में मिल सकते हैं, और यदि स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो वो भी। ये चीज आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो बहुत सारे राजवाड़े भाई लगा कि मान ली कोई यहाँ पे रियासत है, राजा महाराजा किला है, ये भारत में नहीं मिलेगा तो दिक्कत है। तो सरदार पटेल खत के माध्यम से कि अगर आप अपने क्षेत्र का भारत में विलय कराते हैं तो आपको तरह तरह के सुख सुविधाएं वगैरह कुछ दिए जाएंगे, ऐसे नहीं है। जिसमें आगे चल के हम आपको पढ़ाएंगे प्रिवी पर्स के बारे में कि प्रिवी पर्स क्या है, और वही प्रिवी पर्स की जब हम चर्चा कराएंगे तो प्रिवी पर्स के बारे में फिर इंदिरा गांधी से जोड़ेंगे कि कैसे इंदिरा गांधी प्रिवी पर्स को समाप्त करती है, तो कैसे उनके शासन वगैरह ये सब पर थोड़ा सा वो इफेक्ट आएगा। तो ये प्रिवी पर्स राजवाड़े को जो है अपने रियासत को अगर भारतीय संघ में मिलाते हैं तो उनको विशेष प्रकार के प्रिफरेंस छूट वगैरह कुछ दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये बोले कि आप अगर इस क्षेत्र को आजाद रखेंगे तो आपको आने जाने के लिए इन तमाम भारतीय संघ पे जो है कि निर्भर रहना पड़ेगा। और तरह तरह के एक बढ़िया सा प्रयास था कि अगर आप अपने संघ को मिलाते हैं तो हम लोग एक होंगे और सब एक होंगे, अनेकता में एकता, तरह तरह की बातें, अच्छी अच्छी बातें से इन राजवाड़े के जो देशी रियासत के जो राजे महाराजे थे उनको एकीकरण किया गया। इसमें कुछ ऐसे हैं जो 1947 आजाद हिंदुस्तान, जब हमारा देश आजाद हुआ 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को, उस समय तक हमारे यहाँ रियासत में नहीं शामिल थे। वो लोग एक कुछ साल का वक्त लिए, जैसे खास करके आपका निजाम वाले क्षेत्र, हैदराबाद के जो निजाम था, 1 साल के लिए टाइम ले लिए कि हमको 1 साल मौका दीजिए ताकि हम तैयारी करें और अगले साल आपसे विलय करा ले। लेकिन ये तैयारी दूसरे बात के लिए लिया था, ये सोचा तनी गुंडा उंडा सेना उन्ना ठीक ठाक कर ले ताकि अगर हमरे की जनता अगर बगावत करेगी तो उसको मार के फिट कर दे। अर्धसैनिक बल ये पढ़े होंगे आप लोग। इसमें आपका हैदराबाद है, जूनागढ़ है, गुजरात साइड में पड़ता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो इधर आपका मणिपुर का इलाका, उधर भी अलग परिस्थितियां हैं। जम्मू कश्मीर रियासत, इन सभी में जम्मू कश्मीर का इतिहास तो एकदम हट जाता है, उस पर एकदम विशेष चर्चा चलाएंगे, कैसे एलओसी वगैरह आ गया, कैसे दोनों की सेना इधर घुस गई, पीओके कब से कब्जा हो गया, उन तमाम चीज बहुत बड़ी चीज है, उसको समझने वाला चीज है।
तो ये सब अगर कोई भी रियासत से अगर क्वेश्चन आ जाए, जूनागढ़ से लेकर करके या हैदराबाद से लेकर के या फिर मणिपुर से लेकर के, तो ये सब रियासत 1948 में भारतीय संघ में मिले हैं, बाकी सबके सब जो है वो 1947 में मिले। ये ध्यान से सुनेंगे। तो यहाँ पे अगर बात कर लेंगे तो इस सबका जो जिम्मा है वो किनको दिया गया था, तो ये जिम्मा था सरदार पटेल को, ये आयरन मैन कहलाते हैं। तो 5 का सी ऑप्शन एकदम सही। चलिए अब फटाफट से देखेंगे जल्दी जल्दी। बताइए, स्वतंत्र राज्य बनने से पहले मेघालय भारत के किस राज्य का अंग था? कुछ देर पहले डिस्कस किया, अभी बनाना चाहेंगे तो बना पाइएगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। मेघालय भारत के किस राज्य का हिस्सा था? मणिपुर का, नागालैंड का, त्रिपुरा का, असम का। अभी हम बताए थे कि आजाद हिंदुस्तान के बाद पूर्वोत्तर साइड की जो बात करते हैं, जिसमें सिक्किम वगैरह को छोड़ देंगे, तो ये ध्यान सुनेंगे, लगभग सभी जो 7 सिस्टर पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं वो पहले असम के नाम से ही जाना जाता था, और असम से सबसे पहले नागालैंड टूटा, और उसके बाद में 1972 में जब शिमला समझौता, इसे पढ़ेंगे आप लोग, तो उस समय काल की हम बात आपको बता दें तो मेघालय है, त्रिपुरा है और मणिपुर वगैरह 3 राज्य अलग बने। तो ये याद रखेंगे। तो मेघालय पहले किसका हिस्सा था? असम का हिस्सा था, बिल्कुल सही है। तो 6 का डी ऑप्शन एकदम राइट है। अब हम 7 प्रश्न के ऊपर में बढ़े। एकदम प्यारा सा बढ़िया सा प्रश्न है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर से, अंतरराष्ट्रीय संगठन चैप्टर है, उससे आपका प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 15 है, 10 है, 8 है या फिर 5 है? जल्दी जल्दी बताएंगे। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की बात कर लेंगे तो इसमें न्यायाधीश जो होते हैं वो कितने होते हैं? 15 होते हैं, और प्रत्येक न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि प्रत्येक जो आपका न्यायाधीश है उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 9 वर्ष का होता है। कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे। अब ये 8वां प्रश्न है, गुटनिरपेक्षता आंदोलन हेतु प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ? बताइए, गुटनिरपेक्षता हेतु प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। 1947 में, 1950 में, 1961 में, 1953। सही जवाब की बात कर लेंगे तो गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी NAM, जिसको बोलते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इसके स्थापना 1971 ईस्वी में हुआ था। समझ रहे बात ना? इसमें भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, इसी तरह से घाना है, इंडोनेशिया है, इन सब के तमाम पहले आजाद जो देश थे उनके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब लोग निर्णय लिए और अलग रहने, शीत कोल्ड वार के दौरान न तो नाटो तरफ और न तो सोवियत संघ की तरफ झुकाव लिए, ये लोग अलग रहना पसंद किए। NAM गुट निरपेक्षता के आंदोलन की शुरुआत की ये लोग, और ये लोग इसी समय में पहले आंदोलन जो है आंदोलन हेतु शिखर सम्मेलन 1961 में ही किए थे, बेलग्रेड में, आप जानते होंगे। तो 8 के ए ऑप्शन एकदम राइट। चलिए अब 2 ही प्रश्न बच रहे हैं आज के सीरीज में, इतने तक आप बने रहे इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो कंसंट्रेट कर करके पूरे वीडियो देखते हैं, और जो देख लिए तो खैर कहा ही नहीं जाए। अब बाकी आप समझ रहे हैं, वो कहावत सुने होंगे, जो जागा जो पाया जो सोया जो खोया, आपके तरफ ही चलते होंगे कहावत, वही चीज है। बताइए, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का गठन यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का संक्षिप्त नाम क्या है? आसियान है, सार्क है, यूरोपीय संघ है या फिर आसमान है? ये तो कोई ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, तो ये 3 में से चूज करिए। तो ध्यान सुनेंगे, अगर हम भारत के आसपास को मिला लेंगे एशिया के दक्षिण वाले, तो ये तो दक्षिण एशिया में आ जाते हैं। आसपास के आपका पड़ोसी देश भी पाकिस्तान है, भारत है, नेपाल, भूटान, समझ बात, श्रीलंका, ये सब आपके सार्क में आ जाते हैं। ये लोग का जो ऑर्गेनाइजेशन है दक्षिण एशियाई देशों का, इसको हम कहते हैं सार्क। यूरोपीय संघ तो जान रहे हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्षेत्रीय रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, ये यूरोप के काफी सारे देशों को लेकर के है, ठीक है। उधर हम देखे थे कि ब्रेक्जिट के द्वारा ब्रिटेन अलग हो गया था, तो इसकी संख्या सब चीज आपको बताए गए थे, ठीक है। अब ये याद रखेंगे करा कि दक्षिण पूर्व एशियाई, तो दक्षिण एशिया में भारत वगैरह आते हैं, और पूर्व साइड में इधर जाएंगे तो आपको म्यांमार मिल जाएंगे। सबसे पहले भारत की सीमाएं से इधर लग जाएंगे म्यांमार। इसके अलावे वो 3 देश 10वां में पढ़े होंगे, हिंद चिन्ह में राष्ट्रवाद, लाओस, वियतनाम, कम्बोडिया, ये तीनों आते हैं। तो 1 म्यांमार, लाओस, वियतनाम, कम्बोडिया, 3 इधर हो गए, 3 1 4 हो गए। इसके अलावे इंडोनेशिया है, मलेशिया है, थाईलैंड है, इसके अलावा आपका
क्या बोलते हैं, जहाँ वर्ल्ड का सबसे बड़ा चावल अनुसंधान जिसको हम लोग राइस रिसर्च सेंटर जिसको कहते हैं फिलीपींस, तो फिलीपींस भी इधर ही है। ऐसे 10 देशों को मिला कर करके और एक ऑर्गेनाइजेशन इधर है भारत के पूर्व साइड में जो दक्षिण पूर्व एशियाई देश कहलाते हैं, इसको कहते हैं सर शॉर्ट में आसियान। क्या कहते हैं? आसियान। तो 9वां के ये ऑप्शन सही है। लास्ट का सीरीज का लास्ट प्रश्न, उम्मीद है कि आप सही कर पाइए। चलिए बताइए, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन 1 है आपके सामने 1949 ईस्वी, दूसरा है ऑप्शन 1991, 1992, 1995, 95। बताइए यूरोपीय संघ की स्थापना कब होती है? चलिए सबसे पहले अगर हम बता दें आपको, तो सबसे पहले स्थापना होती है आसियान के, जो दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश है जिसमें 10 देश आते हैं। इसकी स्थापना याद रखेंगे कब होती है? तो 1967 ईस्वी में। इसके बाद अपना दक्षिण एशियाई में है जिसको हम सार्क कहते हैं, हिंदी में इसको दक्षेस कहते हैं। इसकी स्थापना होती है कब बताइए? तो 1986 ईस्वी। याद रखेंगे 1986 ईस्वी, ये याद रखेंगे। 85-86, अब 2-3 बार सोचते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। 1985-86 एक बार आप देख लीजिएगा, ये बाद में हम कमेंट कर देंगे अगर ज़्यादा डाउट होगा तो। इसके आगे अगर बात कर लेंगे तो यूरोपीय संघ की स्थापना होती है, ये कब होती है? तो 1992 ईस्वी में, ये याद रखेंगे। सी ऑप्शन ही क्या है आपका सही है। फिर और भी क्षेत्रीय ऑर्गेनाइजेशन काफी सारे हैं, उसके बारे में चर्चा यही है, आसियान, सार्क और यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? यूरो है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो 10 का ये रहा आपका सी ऑप्शन। तो इस तरह से काफी लंबे समय आज लिए आज के सेशन में, और आपको 10 क्वेश्चन कराएं, तो आप कंपेयर कर करके सीरीज में बताएं कि सीरीज का लाभ आपको कैसा लगा, क्या ठीक लगता है सीरीज। तो आगे भी आपके कॉन्फिडेंस को हम बढ़ाएं। एग्जाम से पहले काफी सारे सीरीज देख के बैठ जाइए, और एग्जाम में क्वेश्चन आए जनाब तो मुस्कुराते रहिए, ठीक है। इसके अलावा आप कमेंट करेंगे कि 10 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए, कितने गलत हुए, कितने चीज आपको सीखने के लिए मिल रहा है। तमाम तरह के अपनी राय कमेंट बॉक्स में देते रहें। सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए, जो भी आपके मित्र सगे संबंधी है और जो आर्ट्स से स्टडी कर रहे हैं उन तक ये लिंक भेज दीजिए। इस चैनल का कोई भी वीडियो का ये चैनल का लिंक भेज दीजिए, ताकि वो इनसे जुड़े और उनके जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से वो अपना स्टडी वगैरह करें। जो भी पढ़ रहे हैं तो एक क्वेश्चन रिवाइज के रूप में देखते रहे कि हमने अब तक क्या पढ़ा, क्या ठीक है, क्या सही है, ठीक है, वो चीज़ें हैं। तो हमें भी सपोर्ट हो जाएगा, और आप दोस्त के पास में भेजेंगे, दोस्त का लाभ मिलेगा तो दोस्त भी आपको थैंक्स बोलेंगे। तरह तरह की बातें, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बाकी हम मिलते हैं कुछ इसी तरह के। अच्छा, जाते जाते एक बात और कर लेंगे, जिन बच्चों को चाहते हैं कि सर अभी भी हमारे पास टाइम है तो हम पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बार जानकारी दे दे, पहले ही जानकारी देना चाहिए था कि मेरे पास एक सुविधा है, मात्र 51 रुपये हम आपसे लेंगे, ठीक है। आपको हमारे इस नंबर पे नंबर नोट कर सकते हैं 8825376551। ऐसे तो वीडियो में शुरू में लाइनिंग में भी चलते रहता होगा ये नंबर, और फिर डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर मिल जाएगा, चैनल के लास्ट में अबाउट में भी मिल जाएगा। इस नंबर पे आपको क्या करने हैं कि 51 रुपये की राशि आपको गुरुदक्षिणा के रूप में फोन पे कर करके मेरे इसी नंबर से व्हाट्सएप पे उस पर भेज देना है। फिर आप सब्जेक्ट का नाम लिख दीजिए, सर हमको हिस्ट्री पढ़ना है, ये ज्योग्राफी पढ़ना है, ये पॉलिटी पढ़ना है, ठीक है, जो भी हो, होम साइंस भी हो या सोशोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो, तो आप खाली बोल देंगे और हम आपको वीडियो, आपको पीडीएफ सारा कुछ व्हाट्सएप से जोड़ के अवेलेबल कराएंगे। और एग्जाम तक कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह के कोई भी प्रश्न हो, आप हमारे व्हाट्सएप पे आप शेयर कर दीजिए, सर इस प्रश्न में दिक्कत है, तुरंत आपको जवाब मिल जाएगा 10-5 मिनट के अंदर में। कई बार तो 2 मिनट 1 मिनट में भी जवाब मिल जाएगा। हाँ, कई बार घंटों लग सकते हैं, कब जब हम वीडियो लेक्चर बना रहे होते हैं तब, जब हम क्लास में होते हैं तब। तो मेरे पास एक तैयारी है जिसमें वीडियो लेक्चर्स, बेस्ड वीडियो लेक्चर्स पीडीएफ के माध्यम से आपको हैंड राइटिंग नोट 51 रुपये में दे के आपकी तैयारी हम बेस्ट करा सकते हैं। और बाकी यूट्यूब पे इस फ्री सीरीज में बने रहेंगे, जो भी आप पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे, तो यहाँ पे आप जजमेंट करिएगा कि हमारा कितना स्कोरिंग अच्छा आ रहा है या नहीं आ रहा है। बाकी मिलते हैं कुछ इसी तरह के अगले वीडियो लेक्चर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।